नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। इसका हिंदी अनुवाद भी काफी लोकप्रिय है। हाँ, ये वो किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब के कुछ हिस्सों पर जरा गहराई से गौर करेंगे, देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। और इस किताब की सबसे अनोखी बात है लेखक के दो पिताओं की कहानी। एक उनके अपने पिता जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता अमीर डैड। हाँ, और दोनों की सोच, पैसे को लेकर उनकी सलाह बिल्कुल अलग थी। एकदम विपरीत। और इसी विरोधाभास से लेखक ने पैसे, संपत्ति और निवेश के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो हमारा मकसद यही है कि उन सबको को आज यहाँ समझे, खास तौर पर उनके लिए जो अपनी वित्तीय समझ को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये दो अलग अलग नजरिए हमें सिखाते हैं कि पैसा असल में काम कैसे करता है, संपत्ति कैसे बनती है और हमारी सोच कितनी मायने रखती है। और हाँ, किताब में एक शब्द आता है, चूहा दौड़, रैट रेस। ये क्या चीज है? क्या ये वही रोजमर्रा की भागदौड़ है जिससे निकलने का रास्ता हम सब ढूंढ रहे हैं? हाँ, काफी हद तक। चलिए इसी से शुरू करते हैं, समझते हैं ये क्या है और किताब इसके बारे में क्या कहती है। तो पहले इन दो पिताओं के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक तरफ लेखक के अपने पिता, पढ़े लिखे, पीएचडी, सरकारी नौकरी में अच्छा पद, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। हाँ, और उनकी सोच थी कि बेटा खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। स्थायित्व, सिक्योरिटी, ये उनके लिए सबसे जरूरी था। दूसरी तरफ तो उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्होंने 8वीं भी पास नहीं की थी, पर वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। ये थे अमीर डैड। और उनका फंडा बिल्कुल अलग था। वो कहते थे नौकरी करने के लिए मत पढ़ो, बल्कि ये सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। वित्तीय स्वतंत्रता उनका लक्ष्य था। सोचिए, एक बच्चा इन दो बिल्कुल अलग सलाहों के बीच बड़ा हो रहा है। एक पिता कहते हैं पैसे का मोह ही सब बुराई की जड़ है, और दूसरे कहते हैं पैसे की कमी ही सब बुराई की जड़ है। कितना बड़ा विरोधाभास। और यहीं से लेखक की सीखने की यात्रा शुरू होती है। और इसी से जुड़ा है वो चूहा दौड़ वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, अमीर डैड ने इसे बड़े अच्छे से समझाया। ज्यादातर लोगों की जिंदगी एक पैटर्न पर चलती है। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, नौकरी ढूंढो। पहली तनख्वाह मिलती है, खुशी होती है, शायद क्रेडिट कार्ड भी आ जाता है, खर्चा शुरू। बिल्कुल। फिर शादी, घर का लोन, गाड़ी का लोन, बच्चे, खर्चे बढ़ते जाते हैं। और फिर जरूरत होती है ज्यादा पैसों की, तो और मेहनत करो, प्रमोशन का इंतजार करो। तनख्वाह बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है और ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। लोग दरअसल अपनी कंपनी के लिए, सरकार के लिए टैक्स के रूप में और बैंक को किश्तें चुकाने में ही अपनी जिंदगी लगा देते हैं। और वो इस चक्कर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते, बस भागते रहते हैं ज्यादा पैसों के पीछे। यही है चूहा दौड़। हाँ, यही है वो अनथीन चक्कर। वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन पैसे को अपने लिए काम पर लगाना कभी सीखते ही नहीं। और दुख की बात यह है कि अपने बच्चों को भी यही रास्ता दिखाते हैं। तो ये बात साफ है कि पैसे की असली शिक्षा वो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती। वो या तो घर पर मिलती है या खुद सीखनी पड़ती है। एकदम। स्कूल हमें अकादमिक और पेशेवर हुनर तो सिखाते हैं, पर वित्तीय हुनर नहीं। पैसा कमाना सिखाते हैं, पर उसे संभालना और बढ़ाना नहीं। और लेखक के अनुसार इसी वजह से अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। चलिए अब आते हैं किताब के पहले सबक पर। और ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है शुरू में। लेखक ने खुद इसका अनुभव किया। 9 साल की उम्र में उन्होंने अमीर डैड के लिए काम करना शुरू किया। और तनख्वाह सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा, मतलब आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और अमीर डैड ने ये जानबूझकर किया था। वो कहते थे जिंदगी भाषणों से नहीं सिखाती, वो धक्के देकर सिखाती है। कम पैसे देकर उन्होंने लेखक के मन में सवाल जगाए, गुस्सा भी दिलाया। और फिर जब लेखक ने शिकायत की तो उन्होंने क्या किया? तनख्वाह ही बंद कर दी। हाँ, कहा कि अब मुफ्त में काम करो। सोचिए 9 साल के बच्चे के लिए ये कितना अजीब रहा होगा। बिना पैसों के काम क्यों? यहीं पर असली सबक था। अमीर डैड ने समझाया कि ज्यादातर लोग दो भावनाओं के कारण पैसे के लिए काम करते हैं, डर और लालच। डर किस चीज का डर? बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूट जाने का डर, पैसे कम पड़ जाने का डर। और दूसरी तरफ है लालच या इच्छा, ज्यादा अच्छी चीजें पाने की इच्छा, ज्यादा पैसा कमाने की चाह। तो तनख्वाह इन दोनों भावनाओं को शांत करती है कुछ देर के लिए, लेकिन ये एक जाल है।
ज्यादा पैसा आता है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और फिर वही डर और लालच का चक्र शुरू हो जाता है। लोग तनख्वाह के गुलाम बन जाते हैं, चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। तो अमीर लोग क्या करते हैं? वो इस डर और लालच से कैसे निपटते हैं? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वो पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखते हैं जो उनके लिए दिन रात मेहनत करे और पैसा कमाए। ये होता कैसे है? मतलब पैसा कैसे काम करता है? इसके लिए आपको संपत्ति बनानी होती है, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें बिना आपके लगातार काम किए। लेकिन इस पर हम अगले सबक में आएंगे। अभी सोच का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, वो वाला उदाहरण गरीब डैड कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। बिल्कुल, जो एक तरह से दिमाग को बंद कर देता है, सोचने की जरूरत ही खत्म। जबकि अमीर डैड कहते थे, ऐसा कभी मत कहो, पूछो मैं ऐसे कैसे खरीद सकता हूँ। सही, ये सवाल दिमाग को खोलता है, उसे सोचने पर, समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। ये वित्तीय आलस्य को चुनौती देता है और रचनात्मकता को जगाता है। तो जब अमीर डैड ने लेखक से मुफ्त में काम करवाया, हाँ, तो उन्होंने उन्हें तनख्वाह का इंतजार करने के बजाय अवसर ढूंढना सिखाया। उन्होंने देखा कि कॉमिक बुक्स की दुकान पर पुरानी कॉमिक्स पड़ी रहती हैं। उन्होंने वो इकट्ठी की और अपने घर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोल दी। अरे वाह! बच्चे वहां आकर कॉमिक्स पढ़ते थे और फीस देते थे। उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया, बल्कि एक सिस्टम बनाया जिसने उनके लिए पैसा कमाया। ये था पहला अनुभव कि पैसा कैसे बनाया जाता है। अच्छा, तो ये पहला सबक हुआ कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे से काम करवाओ। अब आते हैं दूसरे सबक पर, जो शायद इस किताब का सबसे अहम हिस्सा है, वित्तीय साक्षरता, पैसे की समझ। हाँ, और अमीर डैड का नियम यहाँ बहुत सीधा और स्पष्ट है। संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझो और हमेशा संपत्ति खरीदो। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। संपत्ति वो जो पैसा जेब में डाले, दायित्व वो जो पैसा जेब से निकाले। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी में लोग अक्सर इसमें गलती कर बैठते हैं। वो दायित्वों को संपत्ति समझकर खरीदते रहते हैं। जैसे कि घर। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, बिल्कुल। मेरा घर मेरी संपत्ति है। अमीर डैड के हिसाब से जिस घर में आप खुद रहते हैं, वो अक्सर संपत्ति नहीं, बल्कि दायित्व होता है। अरे, ये कैसे? घर तो अपनी चीज है, उसकी कीमत बढ़ती है। ठीक है, कीमत बढ़ सकती है, लेकिन क्या वो आपकी जेब में हर महीने पैसा डाल रहा है या निकाल रहा है? निकालना तो पड़ता है। होम लोन की किश्त, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, मरम्मत, हाँ, पैसा तो निकलता है। तो अमीर डैड की परिभाषा के हिसाब से ये क्या हुआ? दायित्व। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। किताब इसे कैश फ्लो यानी नकदी के बहाव के चित्रों से समझाती है। एक गरीब व्यक्ति की आय आती है और सीधे सीधे खर्चों में चली जाती है। टैक्स, किराया, खाना, कपड़ा सब खत्म। मध्य वर्ग का क्या? मध्य वर्ग की आय आती है, जरूरी खर्चों में जाती है और फिर एक बड़ा हिस्सा दायित्व खरीदने में जाता है, जैसे घर का लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल। तनख्वाह आती है और इन दायित्वों को भरने में चली जाती है। और अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा संपत्ति खरीदने में लगाते हैं। ऐसी चीजें जो और आय पैदा करें, जैसे किराए पर देने के लिए घर, स्टॉक जिससे डिविडेंड मिले, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस जो खुद ब खुद चले। तो उनकी संपत्ति उनके लिए पैसा कमाती है। हाँ, और फिर वो उस कमाई से अपने खर्चे चलाते हैं। अगर कुछ बचता है तो उससे और संपत्ति खरीदते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है और लगातार बढ़ता जाता है। वो चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। घर वाले पॉइंट पे वापस आते हैं। तो क्या घर खरीदना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये समझना चाहिए कि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है या डाल रहा है। अमीर लोग भी घर खरीदते हैं, पर अक्सर तब जब उनकी संपत्ति से होने वाली आय इतनी हो कि वो घर का खर्चा आराम से उठा सके। और दूसरा पहलू है अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो क्या है? मतलब जो पैसा आपने घर खरीदने में लगा दिया, अगर वो कहीं और निवेश किया होता, किसी बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, तो शायद वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता या ज्यादा आय दे रहा होता। एक जगह पैसा लगाने की वजह से दूसरी जगह कमाने का मौका खो देना। तो मतलब सिर्फ ये देखना कि चीज अपनी है काफी नहीं है, ये देखना है कि वो पैसा बना रही है या खा रही है। बिल्कुल, और इसके लिए आपको अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझनी होगी, चाहे वो बहुत सरल ही क्यों ना हो।
जानना होगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। यही है वित्तीय साक्षरता का आधार, अंकों को पढ़ना और समझना। ठीक है, अब तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या है? दखल अंदाजी ना करना। नहीं, यहां मतलब थोड़ा अलग है। इसका मतलब है कि आप चाहे कोई भी नौकरी या पेशा कर रहे हो, आपका असली ध्यान अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर होना चाहिए। अच्छा, मतलब नौकरी करते हुए भी? हाँ, आपकी नौकरी आपका पेशा है, लेकिन आपका व्यवसाय आपकी संपत्ति है। जैसे रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स वाले, वो कहते थे मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ। हाँ, वो कहते थे मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ, ये मुझे याद है। बिल्कुल, क्योंकि उनकी असली कमाई दुकानों की लोकेशन और जमीन से होती थी। तो सबक ये है कि नौकरी से जो पैसा आता है उससे सिर्फ खर्चे न चलाएं, बल्कि उसे ऐसी संपत्ति खरीदने में लगाएं जो आय पैदा करे। तो असली संपत्तियां क्या हो सकती हैं? किताब कुछ उदाहरण देती है। ऐसा बिजनेस जिसमें आपको खुद मौजूद ना रहना पड़े, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, किराए पर दी जाने वाली रियल एस्टेट, नोट्स यानी किसी को दिया हुआ उधार जिससे ब्याज मिले, या फिर बौद्धिक संपदा जैसे किसी किताब या गाने की रॉयल्टी। मतलब ऐसी चीजें जो आपके सोते हुए भी पैसा कमाएं। सही। अब आते हैं चौथे सबक पर, जो इसी से जुड़ा है, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प पॉइंट था किताब में कि टैक्स अमीरों पर लगा था शुरू में, पर धीरे धीरे इसका बोझ मध्य वर्ग पर आ गया। अमीर इससे कैसे बचते हैं? एक शब्द में कहें तो कॉरपोरेशन यानी निगम या कंपनी, ये अमीरों का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। कॉरपोरेशन बनाने से क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है टैक्स में। देखिए, एक आम नौकरी करने वाला व्यक्ति पहले पैसा कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे से खर्च करता है। हाँ, ये तो सामान्य बात है। लेकिन कॉरपोरेशन पहले पैसा कमाता है, फिर अपने सारे जायज खर्चे जैसे ऑफिस का किराया, यात्रा, कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह उस कमाई से घटाता है और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। ओह, मतलब खर्च करने के बाद टैक्स देना? एग्जैक्टली। ये क्रम बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। अमीर लोग अपनी जिंदगी कॉरपोरेशन के जरिए जीते हैं। वो अपनी कार, छुट्टियां, कई खर्चे कंपनी के खर्चे दिखा सकते हैं अगर वो बिजनेस से जुड़े हों। इससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा फायदा है, और किताब में लिखा था कि ये कानूनी सुरक्षा भी देता है। हाँ, अगर आप अपनी संपत्ति जैसे कोई महंगी प्रॉपर्टी या बड़ा स्टॉक पोर्टफोलियो कॉर्पोरेशन या ट्रस्ट के नाम पर रखते हैं, तो अगर आप पर कोई व्यक्तिगत मुकदमा होता है तो लेनदार आपकी उस संपत्ति तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, जबकि आम आदमी की सारी संपत्ति उसके नाम पर होती है और ज्यादा रिस्क पर होती है। तो कॉरपोरेशन एक तरह का कवच भी है। पांचवा सबक मुझे बड़ा आकर्षक लगा। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब है? नोट छापते हैं? नहीं, नोट नहीं छापते। इसका मतलब है कि वो ऐसे मौके देख लेते हैं जहां पैसा बनाया जा सकता है, जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते, और अक्सर इसके लिए उन्हें खुद के पास बहुत सारा पैसा होने की भी जरूरत नहीं होती। पर ये कैसे होता है? अमीर डैड का मानना था कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है। वित्तीय बुद्धि या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है जानकारी को समझना, मौके पहचानना और समाधान निकालना। जब आप बाजार को समझते हैं, कानून को समझते हैं और पैसे के खेल को समझते हैं, तो आप सौदे बना सकते हैं। इसके लिए कौन से होना चाहिए? किताब 4 मुख्य तकनीकी कौशलों की बात करती है। पहला, अकाउंटिंग यानी वित्तीय साक्षरता, अंकों को समझना। दूसरा, निवेश यानी पैसा बढ़ाने की रणनीतियां। तीसरा, बाजार की समझ यानी मांग और पूर्ति को समझना। और चौथा, कानून की समझ, खासकर टैक्स और कॉर्पोरेट कानून। कोई उदाहरण दे सकती हैं? मान लीजिए कहीं कोई पुरानी खस्ताहाल प्रॉपर्टी है जिसे कोई नहीं खरीद रहा। एक आम आदमी उसे देखकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वित्तीय बुद्धि वाला व्यक्ति शायद सोचेगा, इसे सस्ते में खरीदकर ठीक ठाक करके क्या मैं इसे ज्यादा कीमत पर बेच सकता हूँ, या क्या मैं इसे कई छोटे हिस्सों में बांटकर बेच सकता हूँ, या क्या मैं इसे खरीदकर इसके ऊपर हवा के अधिकार, एयर राइट्स किसी बिल्डर को बेच सकता हूँ। वो मौके देखता है जहां दूसरे सिर्फ समस्या देखते हैं। अच्छा, तो ये दिमागी खेल है। जानकारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके पैसा बनाना। बिल्कुल। अब छठे सबक पर आते हैं। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये भी पारंपरिक सोच से काफी अलग है। मेरे गरीब डैड तो हमेशा कहते थे कि किसी एक चीज में स्पेशलाइज करो, माहिर बनो। हाँ,
और अमीर डैड की सलाह थी कि खासकर अपने करियर के शुरुआत में ऐसी नौकरियां चुनो जहां तुम सबसे ज्यादा सीख सको, भले ही तनख्वाह थोड़ी कम क्यों ना हो। क्या सीखना चाहिए? वो कहते थे बिक्री, सेल्स और मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन यानी संवाद का हुनर, लोगों को समझना और संभालना, मैनेजमेंट, ये वो हुनर हैं जो हर बिजनेस में काम आते हैं। किताब में वो किस्सा है ना, एक बहुत अच्छी लेखिका का जिनकी किताबें बिकती नहीं थी। हाँ, लेखक ने उन्हें सेल्स का कोर्स करने की सलाह दी तो वो नाराज हो गई कि मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, सेलमैन क्यों बनूं? लेखक ने समझाया कि दुनिया में अक्सर सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक नहीं होते। सफलता के लिए अपने हुनर को बेचना भी आना चाहिए। इसलिए अलग अलग तरह के काम करके विविध कौशल सीखना लंबी दौड़ में आपको ज्यादा मजबूत बनाता है। नौकरी को सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के तौर पर देखो। ठीक है, ये 6 सबक तो समझ आ गए। हाँ। पर फिर वही सवाल उठता है कि अगर ये बातें इतनी शक्तिशाली हैं, तो फिर क्यों ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं? हाँ? कुछ तो रुकावटें होंगी। हाँ, किताब 5 मुख्य रुकावटों की बात करती है जो लोगों को संपत्ति बनाने से रोकती हैं, भले ही उन्हें ये बातें पता हों। पहली क्या है? डर, पैसा खोने का डर। ये सबसे आम है। कोई भी पैसा खोना नहीं चाहता, लेकिन अमीर और गरीब इस डर को अलग तरह से हैंडल करते हैं। गरीब डैड कहते थे सुरक्षित खेलो, रिस्क मत लो। अमीर डैड कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। लेकिन हारने से तो सभी डरते हैं। डरना स्वाभाविक है, पर अमीर लोग हार को अंत नहीं मानते, वो इसे सीखने का एक हिस्सा मानते हैं। वो कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो हारने से बहुत ज्यादा डरते हैं। टेक्सास में कहावत है, सब अलमों को याद रखते हैं। मतलब वो अपनी हार से भी प्रेरणा लेते हैं। जीतने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। दूसरी रुकावट? सनकपन या निराशावाद, सिनिसिज्म, वो शक्की मिजाज। अरे ये नहीं चलेगा, अगर ऐसा हो गया तो, मेरे साथ तो हमेशा बुराई होता ही है। ये शक हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। हाँ, ये व्हाट इफ वाले सवाल। हाँ, शक करने के बजाय विश्लेषण करना सीखना होगा, तथ्यों को देखना होगा। दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के बजाय खुद रिसर्च करनी होगी। तीसरी रुकावट? आलस्य। हाँ, आलस्य। कई बार लोग असल में आलसी होते हैं, पर उसे व्यस्तता का चोला पहना देते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अमीर डैड कहते थे आलस का सबसे अच्छा इलाज है थोड़ा सा लालच। लालच? वो कैसे? जब आप कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो दिमाग बंद हो जाता है। पर जब आप पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो दिमाग काम करने लगता है, रास्ते खोजने लगता है। वो आपको आलस से बाहर निकालता है। अच्छा। चौथी रुकावट है बुरी आदतें। बिल्कुल। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का नतीजा है, खासकर पैसे के मामले में। एक आम बुरी आदत है कि तनख्वाह आई पहले सबके बिल चुका दिए, मकान मालिक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, सरकार, टैक्स, और आखिर में अगर कुछ बचा तो अपने लिए रखा। हाँ, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं। अमीर डैड की सलाह थी पे योरसेल्फ फर्स्ट, खुद को सबसे पहले भुगतान करो। मतलब तनख्वाह आते ही पहले अपने लिए पैसे अलग रख लो, बिल चुकाने से भी पहले। हाँ, सुनने में थोड़ा गैर जिम्मेदाराना लग सकता है, पर ये बहुत शक्तिशाली आदत है। मान लीजिए आपने तय किया कि आप अपनी आय का 10% हमेशा पहले निवेश के लिए अलग रखेंगे। अब आपके पास बिल चुकाने के लिए कम पैसे हैं, तो फिर बिल कैसे चुकेंगे? यही तो बात है। ये दबाव आपको और ज्यादा कमाने या खर्च कम करने के तरीके खोजने पर मजबूर करेगा। ये आपके वित्तीय अनुशासन और आय बढ़ाने की क्षमता को मजबूत करता है। ये मुश्किल है, पर बहुत प्रभावी है। और 5वीं रुकावट है अहंकार या जिद। हाँ, जब लोग किसी विषय के बारे में कम जानते हैं, तो वो अक्सर इसे स्वीकार करने के बजाय अहंकार का मुखौटा पहन लेते हैं। अरे मुझे ये सब पता है, या ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये अहंकार उन्हें सीखने से रोकता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप किसी क्षेत्र में अज्ञानी हैं, जैसे निवेश या टैक्स, तो किसी विशेषज्ञ से सीखना या सलाह लेना ही समझदारी है। अपनी अज्ञानता को छुपाना मूर्खता है। तो ये 5 रुकावटें हैं: डर, शक, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। इन्हें पार कैसे किया जाए और शुरुआत कैसे करें? किताब कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताती है ना? हाँ, किताब आखिर में कुछ एक्शन पॉइंट्स देती है। उनका सार ये है: पहला, एक मजबूत क्यों ढूंढो।
आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों बनना है? क्या आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं? ये क्यों आपको मुश्किल समय में प्रेरणा देगा। दूसरा, रोज चुनाव करो। हर दिन आपके पास चुनाव होता है कि आप अपना समय और पैसा कैसे खर्च करते हैं। क्या आप सीखेंगे या टीवी देखेंगे? क्या आप संपत्ति खरीदेंगे या दायित्व? दोस्त सोच समझ कर चुनो। बहुत जरूरी। उन लोगों के साथ रहो जो पैसे के बारे में बात करते हैं, सीखते हैं और एक्शन लेते हैं। नेगेटिव या डरे हुए लोगों से दूर रहो, उनसे आप कुछ सीखेंगे। एक फॉर्मूला सीखो, फिर दूसरा, तेजी से सीखो। हाँ, आजकल जानकारी आसानी से उपलब्ध है। किताबें पढ़ो, सेमिनार में जाओ, ऑनलाइन कोर्स करो, सीखते रहो। खुद को पहले भुगतान करो, अनुशासन। ये आदत डालना बहुत जरूरी है, जैसा हमने अभी बात की। अच्छे सलाहकारों को अच्छी फीस दो। हाँ, कंजूसी मत करो। एक अच्छा अकाउंटेंट, वकील या ब्रोकर आपको उससे कहीं ज्यादा कमा कर दे सकता है जितनी आप उसे फीस देते हैं। उनकी विशेषज्ञता का सम्मान करो। अपने निवेश से मिले पैसे को वापस निवेश करो। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करना। अपने मुनाफे को खर्च मत करो, उसे फिर से काम पर लगाओ। विलासिता की चीजें अपनी संपत्ति से होने वाली आय से खरीदो। बिल्कुल, पहले संपत्ति बनाओ जो आय दे, फिर उस आय से बड़ी गाड़ी या महंगा वेकेशन प्लान करो, अपनी मेहनत की कमाई से नहीं। नायक चुनो, उन लोगों से सीखो जो सफल हैं। वॉरेन बफे या कोई भी सफल निवेशक या उद्यमी, उनकी किताबें पढ़ो, उनके इंटरव्यू देखो, उनसे प्रेरणा लो। और आखिरी, सिखाओ। जो सीखा है उसे दूसरों को बताओ। हाँ, क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपकी अपनी समझ और भी पक्की हो जाती है। देना पाने का सबसे अच्छा तरीका है। वाह, काफी सारे एक्शन पॉइंट्स हैं, पर शायद सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना पड़ेगा, है ना? एकदम, एक्शन लेना सबसे जरूरी है। छोटी शुरुआत करो, पर करो जरूर। निष्क्रियता से हमेशा सक्रियता बेहतर है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो ये है कि आर्थिक आज़ादी या अमीर बनना सिर्फ किस्मत या बहुत ज़्यादा मेहनत का खेल नहीं है। इसके लिए वित्तीय शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये समझना कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या, फिर लगातार संपत्ति बनाने पर ध्यान देना। और अपनी सोच बदलना, वो डर, शक, आलस, उन मानसिक रुकावटों को पार करना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना। बिल्कुल, जैसा अमीर डैड कहते थे, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी दौलत है, इसे लगातार तेज करते रहो। पैसा दरअसल बस एक आइडिया है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आप इसे बना सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। किताब एक चेतावनी भी देती है ना, कि वो पुरानी सलाह, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ, वो शायद आज की तेजी से बदलती दुनिया में उतनी कारगर ना रह गई हो, बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि दुनिया बदल रही है, नौकरियां सुरक्षित नहीं रहीं, पेंशन खत्म हो रही है, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ रहा है। हमें सोचने के नए तरीके अपनाने होंगे। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस सारी जानकारी से प्रेरणा लेकर आज आप अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाने के लिए या उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए वो एक छोटा सा, शायद थोड़ा अपारंपरिक कदम क्या उठा सकते हैं? शायद सिर्फ सोचने या प्लान बनाने से आगे बढ़कर कुछ करना, चाहे वो इस किताब का एक चैप्टर पढ़ना हो या अपनी बचत का बहुत छोटा सा हिस्सा पहली बार कहीं निवेश करना हो या बस अपने खर्चों को एक हफ्ता ट्रैक करना हो। पहला कदम उठाना ही शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है।